So good evening and welcome guys. I know that a lot of you are feeling the brunt of the market and situation of portfolios of lot of you people are not exactly green. So what we have thought is today we will try to have a look at the long-term scenario of the Nifty so that you can just understand where are the levels that you can start buying or where you can start buying, from which places you can buy. तो हम लोग देखते हैं पहले सबसे पहले निफ्टी का जो चार्ट है वो समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है वहां पे, और फिर उधर से हम लोग आगे इंटरेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. ठीक है. दिस इज द चैनल. एक्चुअली ये जो चैनल है वो निफ्टी का आप अगर देखें तो पूरा जब से निफ्टी का वजूद हुआ, या ऐसे बोल सकते हैं कि 1991 से ये एक चैनल है जिसमें निफ्टी चल रही है. आप लोग को दिख रहा है ना मेरा? हेलो, आई होप दैट यू पीपल आर एबल टू सी माय चार्ट. यस यस. तो ये आप देखिए कि 1991 से अभी तक निफ्टी जो चैनल में चल रही है, हम उस चैनल को अभी देख रहे हैं. अब हम फोकस करते हैं करीब करीब 2007-8 से, जहां पे ये चैनल के टॉप पे टच हुआ था. उधर हम लोग अगर फोकस करते हैं ना, तो 2007-8 के बाद जो है निफ्टी ये चैनल को इधर टच हुआ. उसके बाद मेरे ख्याल से ये ग्लोबल क्राइसिस आई थी, यूएस वाली सब प्राइम क्राइसिस, और ये सब हुआ था. तब ये निफ्टी मिड चैनल तक गया था अपना. जो 1991 से जो चैनल चलती है उसके टॉप हाफ में चलने लगा था ये निफ्टी करीब करीब 2004-2005 के बाद. ठीक है. तो ये टॉप में चल रहा था, यहाँ पे टॉप तक गया, टॉप को टच हुआ, और फिर उसी टाइम पे अपना देयर वाज अ क्राइसिस कॉल्ड सब प्राइम क्राइसिस इन यूएस. और जब एक चीज खराब होती है ना, तो उसके साथ लेमन ब्रदर्स का भी हुआ था. फिर इंडिया में भी उसी टाइम पे सत्यम और ये सब चीजें होने लगी थी. तो मतलब ये ब्लैक स्वान इवेंट होता है. जैसा अभी आप देख रहे हैं कि भाई कोविड हुआ, कोविड की वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी डिसरप्ट हो गई. उसके तुरंत बाद यूएस वॉर हो गया, फिर क्रूड के प्राइस का इन्फ्लेशन हो गया, और क्रूड के प्राइस की वजह से बाकी सब चीजों में इन्फ्लेशन हो गया. ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो गया, और फिर से एक बार कोविड आ गया चाइना में, जिसकी वजह से सप्लाई चेन्स ग्लोबल डिस्टर्ब हुए पड़े हैं. और क्रूड का सप्लाई, कोल का सप्लाई, ये सब डिस्टर्ब हो गया है पूरी दुनिया में, जिसकी वजह से कमोडिटीज के जरूरत से ज्यादा प्राइस बढ़ रहे हैं. और जरूरत से ज्यादा जब प्राइस बढ़ते हैं कमोडिटीज के, तो क्या होता है कि कंपनियों के मार्जिन्स पे प्रेशर आता है. कंपनियों के मार्जिन्स पे कैसे प्रेशर आता है कि समझो मैं एक चीज 120 रुपये में बेच रहा हूँ, 100 रुपया मेरा कॉस्ट है, और मैं 120 में बेच रहा हूँ. अब जब सारी चीजों का व्हेन एवरीथिंग बिकम्स कॉस्टली, सारी चीजें 100 के बदले मेरा जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट था समझो वो 60 था, 20 रुपया में पावर का खर्च रहा हूँ, 10 रुपया में लेबर दे रहा हूँ, ऐसे करके जो मेरा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था वो चीज का, वो 110 था, और मैं 120 में चीज बेच रहा हूँ. तो अब जब पावर का प्राइस बढ़ गया क्योंकि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ गया है, कुछ दूसरे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं रॉ मटेरियल होते हैं उसका भी कॉस्ट बढ़ गया, लेबर का भी मुझे ज्यादा प्राइस देना पड़ रहा है, तो मेरा कॉस्ट जो है, मेरा सेलिंग प्राइस कई बार मैं चेंज नहीं कर पाता उतना जल्दी, उतनी आसानी से, और मेरे इनपुट कॉस्ट बढ़ जाते हैं. तो जो मेरे प्रॉफिट के मार्जिन होते हैं उस पे काफी असर हो जाता है. तो जब प्रॉफिट के मार्जिन पे असर हो जाता है तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है. ऑब्वियसली मेरे रिजल्ट्स पे इफेक्ट होगा, और मेरे रिजल्ट्स पे इफेक्ट होगा तो मेरे शेयर का प्राइस डाउन आएगा. तो इस वजह से इन्फ्लेशन में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो ये समझ लेते हैं
एफआईआई जो अभी इतना सेलिंग कर रही है, तो एफआईआई समझ लेती है कि इंडिया में ये सब कंपनियों का वैसे भी हम प्रीमियम प्राइस दे रहे थे, और जब हम प्रीमियम प्राइस दे रहे थे ये सब कंपनियों के, क्योंकि उनके रिजल्ट अच्छे आने की हमको उम्मीद थी। अब ये इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, तो हो सकता है शायद हमारे जो प्राइजेस, हमारे जो एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट के, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो उतने अच्छे शेयर के प्राइस बढ़ेंगे नहीं। शेयर के प्राइस इतने बढ़ेंगे नहीं, तो फिर मैं ये कंपनी के शेयर हाथ में पकड़ के क्यों रखूं? मैं ऐसी जगह पे चला जाऊं, ब्राजील में या इंडोनेशिया में, या ऐसी कोई मार्केट में पैसे लगा दूं जहां शेयर के प्राइस सस्ते हैं और मुझे ज्यादा फायदा हो सकता है, ज्यादा मुनाफा हो सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जब से इन्फ्लेशन वाला सिस्टम चालू हुआ, एक तो हमारा मार्केट 18,600 पे अक्टूबर में टॉप कर गया था, और उसका पी 30 या 32 से ऊपर, प्राइस टू अर्निंग जो था अपने निफ्टी का, वो 30 या 32 पे चला गया था। तो 30 या 32 प्राइस टू अर्निंग बहुत महंगे हो गए थे हमारे शेयर। तो एफआईआई ने बेचना चालू किया, लेकिन बजट अच्छा होने की वजह से एफआईआई ने फिर से खरीदना थोड़ा चालू किया था, और लोकल डोमेस्टिक बायर्स भी काफी अच्छा बाय करने लगे थे, और आपने देखा होगा निफ्टी फिर से 18,300 के करीब पहुंच गया था। और उसी टाइम पे जो वॉर हुआ, उसमें उसकी वजह से जो फिर से डिसरप्शन हुआ, तो वो डिसरप्शन की वजह से एफआईआई ने जो है बोलते हैं कि भाई बरदौल में बेचना माल शुरू कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा होने की वजह से इंडियन कंपनियों का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन आपने एक चीज नोट की होगी कि इंडियन कंपनियां, जो इंडियन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, वो कल आपने फ्राइडे को मैंने एक डेटा भेजा कि भाई $1 बिलियन, $1 बिलियन, 7,800 करोड़ के करीब का एफआईआई ने माल बेचा था फ्राइडे को। लेकिन उसके सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 6,800 करोड़, ऑलमोस्ट लेस देन $1 बिलियन का माल उधर लिया है। तो इंडियन इन्वेस्टर है, इंडियन मार्केट के बारे में ज्यादा जानता है ऑब्वियसली। हाँ, जब इंडियन डीआईआई के भी पैसे खत्म हो जाएंगे, तो हो सकता है रिसेशन जैसी सिचुएशन, या तो हो सकता है स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन आ जाए। लेकिन अभी फिलहाल तो वो चीज दिख नहीं रही है, क्योंकि जितना एफआईआई माल बेच रही है, उतना ही माल डीआईआई खरीद रही है। आपके प्राइस सफर हो रहे हैं, आपके शेयर सफर हो रहे हैं, सेंटिमेंट खराब हो रहा है। लेकिन 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 जो इन्वेस्टर हैं, जो रियल इन्वेस्टर हैं, उनको आगे क्या होने वाला है ये चीज का थोड़ा अंदाजा है, इसलिए बड़े प्लेयर माल खरीद रहे हैं अभी भी। नाउ कमिंग टू सेकेंड पॉइंट, कि भाई मार्जिन प्रेशर होगा, राइट? ये तो हम सब, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मार्जिन प्रेशर बड़ी कंपनियों पे होगा। अब जब मार्जिन प्रेशर होगा, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इंटरेस्ट रेट बढ़ने से क्या होगा कि जिन्होंने उधार, जो कंपनियों का ज्यादा उधार है, उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा बैंक्स को, या जहां से भी उन्होंने पैसा उठाया है, राइट? तो उनके मार्जिन पे और भी ज्यादा असर होगा। तो इसलिए आपने जब भी देखा होगा, हम लोग जो अपने स्पेशल ग्रुप्स में, न्यूज़पेपर में, जहां पे भी मैं ऐड देता हूं, जिन्होंने मेरे साथ ट्यूशन क्लासेस अटेंड किए हैं वो भी जानते हैं कि आई ऑलवेज एम्फसाइज ऑन कंपनीज विद नो डेप्ट, कंपनीज विद लो डेप्ट, कंपनीज विद डिक्रीजिंग डेप्ट, कंपनीज विद जीरो प्लेज, कंपनीज विद लेस प्लेज, और कंपनीज विद रिड्यूसिंग प्लेज। तो उधार और गिरवी वाली कंपनियों का प्रेशर और बढ़ेगा, उधार और गिरवी वाली कंपनियों पे प्रेशर, मार्जिन का प्रेशर और बढ़ेगा। लेकिन जो लो डेप्ट कंपनियां हैं, लेकिन जो डेप्ट फ्री कंपनियां हैं, लेकिन जो लो प्लेज कंपनियां हैं, डिक्रीजिंग प्लेज कंपनियां हैं, और नो प्लेज कंपनियां हैं, गिरवी और उधारी जिन्होंने नहीं ली है या बहुत कम उधारी है, वो कंपनियों को ऐसी सिचुएशन में काफी फायदा होता है। कैश रिच कंपनियां जो हैं, उनको ऐसी सिचुएशन में काफी फायदा होता है। और जब
देखो आज नहीं तो कल, नहीं तो 6 महीना 3 महीना बाउंस तो होना ही है। तो ऐसी लो डेप्ट कंपनियां और नो डेप्ट कंपनियां सबसे पहले उनके प्राइस अप जाएंगे और उनको मतलब पकड़ पाना भी मुश्किल हो जाएगा, राइट। कोई शक या सवाल, ये जो अभी मैंने बोला उस पे किसी को डाउट, किसी को क्वेश्चन? तो हम चार्ट पे जाते हैं निफ्टी के। एवरीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम सेइंग? एवरीबडी एग्रीज टू व्हाट आई एम सेइंग? Yes, Vishal bhai, very clear. Okay. Now let us go to the chart of Nifty. So some of you have joined late, so let me show you this once again. कि ये जो चार्ट है उसमें निफ्टी 1991 से, जहां से ये चार्ट अवेलेबल है वहां से निफ्टी ने ये चैनल तोड़ा नहीं है, राइट। आप देख सकते हैं इसी चैनल के अंदर निफ्टी चल रही है। तो अभी इसको हम फोकस करते हैं 2008 से अभी तक पे ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, बराबर है। पिछले 15 साल में क्या हुआ, तो आप देखो यहाँ पे 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस, इंडिया में सत्यम क्राइसिस और ये सब प्रॉब्लम हुए थे, CWG घोटाला, घोटाले पे घोटाला, ये सब ब्लैक स्वान इवेंट होते हैं। ब्लैक स्वान इवेंट किसको बोलते हैं मालूम है? कि एक जगह कोई गड़बड़ हो जाती है ना, तो एक ऐसा था कि भाई ब्लैक स्वान बहुत रेयर होता है, दिखता नहीं है, या कई लोग बोलते हैं ऐसा कुछ होता भी नहीं है, राइट। लेकिन कभी कोई बोलता है कि यार मैंने एक ब्लैक स्वान वहां पे देखा था मानसरोवर में, तो दूसरा बोलता है हाँ हाँ मैंने भी देखा था, हाँ मैंने भी देखा था। तो जब एक ब्लैक स्वान दिख जाता है ना, तो काफी लोग काफी सारी जगह से आपको ब्लैक स्वान देखने के, ब्लैक स्वान साइटिंग के आपको न्यूज मिलने चालू हो जाते हैं। कि यूएफओ देखा था, हाँ मैंने भी यूएफओ देखा, अरे यूएफओ कल तो उधर ही आया था, अरे कल माउंट आबू पे यूएफओ घूम रहा था और 3 एलियन भी मैंने उतरते देखे। तो ये एक ब्लैक स्वान इवेंट जैसी सिचुएशन हो जाती है। तो जब यूएस में 2008 में सब प्राइम क्राइसिस आया, तो उसके साथ बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्राइसिस आए। सब प्राइम क्राइसिस क्या था ये समझने के लिए एक मूवी है द बिग शॉर्ट, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक सब प्राइम क्राइसिस आया, तो उसके साथ लीमन ब्रदर का भी क्राइसिस हो गया, फिर उसके साथ इंडिया में भी उसी टाइम पे सत्यम और CWG और 2G और ये सब अलग, कोलगेट और ये सब अलग अलग स्कैम होने लगे। तो उसकी वजह से मार्केट उस टाइम पे जो 6000 7000 के करीब था, वो आ गया 2004 2245 या 2250 के करीब आ गया। फिर वहां से अचानक ही मतलब एक जर्क मार के मार्केट ऊपर जाने लगा और काफी अच्छा ऊपर चलने लगा। फिर वो थोड़ी थोड़े दिनों पे, थोड़े थोड़े टाइम पे ग्रीन लाइन को, ये जो ग्रीन लाइन है ना, वो है उसका 50 महीने का EMA। तो आप देखो तो थोड़े थोड़े टाइम पे इधर आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर इधर आता है, फिर ऊपर जाता है। ये मैंने जो मेरी एक थियरी है वो फादर मदर चाइल्ड वाली, जो मुझे मेरे वेबिनार और मेरे ट्रेनिंग ले चुके हैं उनको सबको पता है कि स्टॉक के प्राइस को हम कैसे देखते हैं। तो एक 3 या 4 साल का बच्चे को मम्मी डैडी गार्डन में ले गए हैं, ठीक है। तो गार्डन में जैसे ही ले जाते हैं उसको छोड़ते हैं, वो बच्चा भागने लगता है। तो ये जो शेयर के प्राइस है, इधर निफ्टी का प्राइस दिख रहा है, शेयर का भी ऐसा ही चार्ट बनता है। तो वो है एक 3 साल का छोटा बच्चा। ये जो ग्रीन लाइन जो है वो है बच्चे की मम्मी, और ये रेड लाइन जो है वो बच्चे के पापा। अभी आप एक मम्मी है, पापा है और 3 साल का बच्चा है, इसको इमेजिन करो गार्डन में। तो बच्चा दौड़ता है, जैसे ही गार्डन में खुली जगह मिलती है तो हे करके दौड़ता है। थोड़े दूर जाता है, कुछ कुत्ता आ गया, बिल्ली आ गई, किसी ने डरा दिया, तो बच्चा वापस मम्मी के पल्लू के पास आ जाता है, मम्मी का सपोर्ट लेता है, मम्मी से पानी वानी कुछ पीता है, बिस्किट खाता है, वापस ऊपर दौड़ता है। वापस थोड़ी देर के बाद ये देखो मम्मी का सपोर्ट लेने आता है। फिर सामने से कोई कुत्ता समझो भौंक दिया या दूसरे बच्चे ने कुछ डरा दिया, तो मम्मी के पल्लू के पीछे भी घुस जाता है और पापा का सपोर्ट लेने आ जाता है ऐसी सिचुएशन में। जब कोविड-19 या ऐसा कोई खतरनाक बड़ी बड़ी बीमारी या कुछ प्रॉब्लम आ जाता है दुनिया में, जैसे सब प्राइम क्राइसिस आया था, तो देखो फिर अभी कोविड आया था तब देखो, तो ये पापा को भी वो समझ जाता है, बच्चा स्मार्ट होता है कि ये कुत्ता वुत्ता तो मम्मी नहीं भगा पाएगी, मेरे पापा ही इसको भगा पाएंगे। तो पापा के पास आ जाता, पापा अरे तू जा, कुछ नहीं होता, मैं बैठा हूँ।
तो फिर बच्चा ऊपर भागने लगता है, राइट। इधर भी देखो, पप्पा के पास आया, पप्पा ने इधर बोल दिया अरे कसू ना था जाओ, फिर बच्चा भागा। तो इधर भी कोविड के टाइम पे भी पप्पा का सपोर्ट लेने आया था, पप्पा ने दूर से ही बोल दिया अरे कसू ना था बेटा जाओ। तो इंडियन निफ्टी जो है वो पप्पा का सपोर्ट तो लेने आती नहीं है, ज्यादातर देखो बार बार इधर मम्मी मम्मी का सपोर्ट लेने आती है, बिस्किट खाती है या पानी पीती है या चॉकलेट मिल्क लेके फिर वो भागने लगती है वापस। तो कोविड जैसे पूरी दुनिया बंद हो गई थी, ऐसे क्राइसिस हो गए थे, उस टाइम पे भी जब पापा ने आशीर्वाद दे दिया और मम्मी ने बिस्किट खिला दिया तो निफ्टी इतनी भागी थी। तो ये तो उतनी खराब सिचुएशन है ही नहीं, ठीक है। तो हो सकता है ये इधर मम्मी का सपोर्ट लेने आ जाए फिर ऊपर चलने लगे, या उससे पहले ही कई बार, हर बार जरूरी नहीं है कि मम्मी का सपोर्ट लेने आए और ऊपर चलने लगे। ये आप देखो इधर, इधर एक मैं आपको सिचुएशन दिखाता हूँ। ये देखो इधर तो मम्मी का सपोर्ट ऊपर गई थी, नीचे आई, मम्मी का सपोर्ट भी नहीं लिया और ऊपर भागने लगी फिर से, ठीक है। इधर वापस देखो, इस जगह पे ऊपर गई थी, थोड़ी नीचे आई, मम्मी का सपोर्ट भी नहीं लिया और इधर से ऊपर जाने लगी, ठीक है। तो कई कई बार मम्मी डैडी का सपोर्ट नहीं, खाली दोस्त का सपोर्ट लेके भी, उसका जो पड़ोसी बच्चा है या उसका भाई है उसका सपोर्ट लेके भी निफ्टी ऊपर भागने लगती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हमारे पास सपोर्ट कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। आई होप व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड इज क्लियर टू एवरीवन। मम्मी पापा चाइल्ड फादर, ठीक है। यस सर। तो अब क्या हो रहा है कि भाई ये जो इधर निफ्टी, एक तो देखो एक ये कारण होते हैं कुछ ना कुछ के भाई वॉर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन एक देखो निफ्टी चैनल टॉप पे पहुंची है इधर, राइट। तो चैनल टॉप पे जब पहुंची है तो चैनल टॉप का भी रिस्क, ऐसे कुछ ना कुछ सर्कमस्टेंसेस अपने आप बन ही जाते हैं कि वहां से चैनल टॉप पे पहुंचना और चैनल तोड़ के निकल जाना बहुत 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 मुश्किल है। उस टाइम पे जब ये निफ्टी 1991 से ये चैनल नहीं तोड़ पाई, ऊपर की साइड या नीचे की साइड, तो फिर इसको तोड़ के निकल जाना तो बहुत मुश्किल था। तो चैनल टॉप का रेजिस्टेंस लगा, और अगर हम सब इवेंट भूल जाते हैं, रशियन वॉर, इन्फ्लेशन, सब भूल जाते हैं, तो भी ये चैनल टॉप का इसने सपोर्ट, इसको प्रॉब्लम हुआ, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, इधर एक सपोर्ट है उसके पास। अभी जहां पे है ना निफ्टी एक्चुअली, ये महीने का लो जो था 15183, वो खुद भी एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। कैसे, वो मैं आपको थोड़ा एक्सपांड करके दिखाता हूं इसको। हम लोग जब वीकली चार्ट पे भी इसको देखेंगे उस टाइम पे हम देखेंगे कि भाई ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे निफ्टी का है। ये आप देख रहे हैं, ये जो कैंडल है उसका जो टॉप है यहाँ पे, ये है 15,050। तो 15,050 जो है बहुत अच्छा सपोर्ट है, जहां से निफ्टी रिकवर कर सकती है या रिटर्न कर सकती है या ऊपर की साइड वापस चलने लग सकती है। अगर 15,050 से पहली बात तो 15,183 जो है वो खुद बहुत अच्छा सपोर्ट है, हो सकता है वहां से टर्न अराउंड हो जाए। वहां से नहीं हुआ तो हमारे पास 15,050 का सपोर्ट है, हो सकता है वहां से सिचुएशन चेंज हो जाए, सिचुएशन अच्छी हो जाए। इफ 15,050 डज नॉट वर्क, then there are chances that Nifty can take support at the top of this red candle, that is April 21 candle. That top is near 15050. If not, then the body of this candle is near 114,800. तो ये दो बहुत अच्छे सपोर्ट हैं हमारे पास, या तीन सपोर्ट हैं ऐसा आप बोल सकते हैं, राइट। These are the three supports that we have in front of us right now. If this support of 14,823 is broken, right, then most definitely the Nifty will come and meet the mother support, that is near 13,543. Abhi now, below mother line also there is one support, there is one Fibonacci support at 13,260. So this is the lowermost bottom where
Nifty can come. Okay. Now, you see again we are expanding the chart to past few years. You see since 2009, the Nifty has always taken support of Mother EMA or 50 EMA and started bouncing. Only once when there was major global pandemic and the whole world was closed, only at that time Nifty went below this 50 EMA line. So it is a very, very, very rare once in a 20-year, 30-year event where Nifty goes below the 50 months EMA. तो ऐसी कोई सिचुएशन मुझे लग नहीं रही है कि इसके भी नीचे निफ्टी आ जाए. So in any damn circumstances, there are very less chances that Nifty is going below this maximum. It can come here, take support of mother एक बिस्किट खिलाएगी, फिर बच्चा वापिस भागने लगेगा. And the more time, no, and before even meeting the mother, ये 3-4 लाइन जो मैंने बोली, they are also very good supports from where Nifty can bounce back. Okay. Now, look at one situation which I am going to show you right now. Okay. So now this was the channel top. We faced the channel top resistance and the Nifty is coming down in search of support. So the reversal zones, as I said, are these reversal zones from where Nifty can bounce back. Now what happens if Nifty spends more time in this zone? Say, let us remove these lines for now. Okay. Okay. Because it is important to understand what I am showing. So now this was the channel top, right? Now suppose Nifty spends a little time over here. Say इधर उसने 6-7 महीना निकाल दिया. Okay. So now after that 6-7 months, Nifty will not go directly over here in one go, right? So if the curve is always parabolic, yeah, ऐसे parabolic curve में जाती है, या elliptical curve में जाती है बोल सकते हैं, right? So suppose Nifty takes a support, this line by the time comes over here, somewhere over here. Let us draw a horizontal line. So this comes somewhere over near, it takes support over here, for example. And then the bounce starts. So from that day onwards, सीधा उसका recovery तो नहीं हो जाएगा. सीधा recovery होता है ना तो भी 20,000 का channel top मिल रहा है. But the recovery will not be सीधा. Suppose it comes over here. Okay, let us draw. Let me take a snapshot and let us draw a chart. Okay. So now, for example, Nifty. Nifty comes somewhere over here, okay, and then it bounces from here. So the curve will be parabolic. So for example, the Nifty takes support over, reaches the channel top over here. What is this point? This point is around 22,825. So that will be the new top of the channel where Nifty will go whenever the bull run starts. Now somebody will say, okay, how can we be sure about it? Okay, say it spends some more time over here. Okay, Nifty spends say some more time over here in consolidation. So how much ever time it spends in consolidation, from wherever it starts the reversal, okay, from any place that it starts the reversal, what will happen is again it will have to make a parabola. Okay, so if it makes the parabola,
over here, it makes a it starts making a parabola from here. The new channel top will be even higher. So it will be around 25,000. So I'm not saying that we are reaching 25,000. Probably we may reach 25,000. You see, from here we can get the date and time. Let me make a vertical line. So if I make a vertical line over here, and if we reach channel top over here, say in 1st December 2025, we are at 25,000. So and if we make a channel top over here, say, immediately we come here, and from here we make a channel top over here. And this place is 1st May 2024. So these are just hypothetical assumptions, okay? So the more time you spend near the base, near the mother line, near the correction zone or in the consolidation zone, the higher you will go. The higher you will go. Okay. So the channel remains the same. But the more time you spend below the curve, the farther it will push you towards the channel top in the time frame. So in any circumstances, under any circumstances, you see that sorry, मेरा drawing इतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये lines तो ठीक है, chart with the help of tool ठीक ठाक बना लेता हूँ, but so ये channel top जो होने वाला है, ज्यादा time इधर बिताया तो ज्यादा अपना top ऊपर होगा. So anyway, the money that you have invested in low debt, that's why I always say keep away from the companies that have high debt. You know, some of the Adani companies, some of them have high debt. Then there are many other companies like the companies that have become, you know, barbar, like Anil Ambani companies, some of the companies like Suzlon, Syntex, they destroyed themselves because of the debt. When such tough situation comes, what happens is, if you are a debt-free company or low debt company or no debt company, you can survive this situation and make new highs for yourself in the next bull run. Okay, so always go for the low debt or no debt companies while you are bottom fishing in these circumstances. So this was something about Nifty. Now I'll take your question on stocks, and then we will see if any stocks are there which we would like to recommend. Now I'm open to questions. You can unmute yourself and ask questions. No questions? Sir, shall we go for a high dividend stock now, which you have shared, or high beta stock? See, first thing, as I told you, low debt or no debt hona chahiye. High dividend ho, high beta ho, low beta ho. The company should be low debt company. That is number one criteria. Second thing, even when the market is going down or trying to stay stable, what happens sometimes in the high dividend yield companies is that the dividend yield becomes so high. समझो कि अभी dividend yield ONGC का 7% है, okay, and the price of ONGC is 145. Another week market falls down and ONGC price becomes 120, for example. Then with falling price, the dividend yield will become 10% or 12%. Now 10 or 12%, you don't get in any kind of FDs and anything.
And whenever there will be bull run back after 6 months, 1 year, 1.5 year, surely definitely ONGC price is going to grow also. When it goes down, ONGC को कुछ होने वाले नहीं है. People keep averaging. And then what Yes, sir. happens is when the bull run starts, that price appreciation also comes 10 to 12%. And then they get 10 to 12% in dividend. So they get 20-24%. So Yes, sir. going for high dividend companies is also a smart choice. And I think 20, 30, yeah, 15, 20, depending on your risk appetite, right from 10 to 30%, you can have such companies in your portfolio. Yes, Neeraj bhai, you have a question? Yeah, good evening, Vishal bhai. Good evening. I hope, Ravi, the point is clear. Yes, sir. Yes, sir. Absolutely clear. Yeah. Yeah, Neeraj bhai, sorry, please Yeah. continue. Actually, see, with the interest rates hardening, of course, FIIs are exiting. But at the same time, as you suggested, that it is DII who is really supporting. And I think one of the reason which is driven for that is there is a steady inflow of SIPs and mutual inflow. And since mutual funds have to stay invested and cannot retain certain amount of cash, this is how it is panning out. But are you envisaging a situation, because I think most of the portfolios are around 2040, so redemption pressure is bound to come in a matter of time. And that is where the DII will not be able to support because of the redemption pressures. So which is where the new jerk reaction to Nifty will come. Are you envisaging such situation in coming months or maybe a year from here? I don't see the market staying so at such low PE for years. You remember I had shared one chart of Nifty P. Yes, let me share it again. I've seen that. Yes, sir. Yes, sir. Let me share it again. The heat map. Yes. Share screen. Okay. So here it is, right? Hmm. Now you look at this map. When was last Nifty around 20? Or this is the older one. I had shared the new one where it is 19.6. So when was the last time that the Nifty was, below 20? I think it was 8-9 years back. Search. 2016. So do you think that Nifty इतना low P पे रहेगा और लोग खरीदेंगे नहीं? और जैसे ही लोग खरीदते हैं निफ्टी का P बढ़ने लगेगा? The issue is basically the high, see, Nifty, I mean, FIIs are holding around 45 lakh crores and they've only sold 2 lakh crores. But do you think that we have such a high liquidity that can match the FII values? No. That is my question actually. That FII have been relentless selling, but they have not been very aggressive sellers per se. And if the aggressive selling I think the selling by FII has been aggressive. Whatever they have sold, it is very aggressive selling. Whenever they have seen on every bounce since October 2021, FIIs have sold massively. So they have been very aggressive sellers. अभी कोई रातों रात 40-45 लाख करोड़ का माल बेच के निकल नहीं जाएगा. ये आप समझो. तो अगर 40-45 लाख करोड़ में से मैंने 4 लाख करोड़ भी बेच दिया तो वो भी बहुत एग्रेसिव सेलिंग ही होगा. कभी कोई मार्केट में से पूरी तरह से इन्वेस्टर निकल नहीं जाएगा. वो प्रॉफिट बुक करेगा. अगर हाँ देश का कुछ वॉर हो गया पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ या कुछ बहुत 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 खराब इवेंट हो गई तो सिविल वॉर हो गया, ऐसा कुछ हुआ तो कोई सोच सकता है. वरना अगर आपके पास सोना है तो आप सब सोना बेच दोगे क्या? because गिरवे रखोगे सोना लेकिन बेचोगे नहीं, राइट? सो आई डोंट सी अ सिचुएशन कि भाई वो 40-45 लाख करोड़ वॉट एवर नंबर यू सेड उतने का माल बेच के निकल जाएगा FII. पॉइंट नंबर 1. अभी जो है वो रिलेंटलेस प्रॉफिट बुकिंग है जो कि होना भी चाहिए. मैं प्रॉफिट कमा के बैठा हूं तो सब लोग
ये थोड़ी है, सब लोग उस तरह के थोड़ी है सर कि मैं 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रहूंगा, मैं तो मेरे बच्चों के लिए शेयर खरीदें। सबका मेंटालिटी तो ये नहीं होता है ना। एफआईआई तो प्रॉफिट कमाने आया है, वो तो प्रॉफिट घर पे तो लेके जाएगा। हमको भी स्टॉक बेचना चाहिए था जब कैम्स 3,000 के 4,000 के ऊपर था, जब टाटा एलेक्सी 10,000 के ऊपर था, तो हमको भी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए था। नहीं करना, देखो ये हमेशा ये होता है कि भाई मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं तो मैं प्रॉफिट बुक क्यों करूं। ये जो सोच है ना, वो कई बार अपने को ऐसी सिचुएशन में फिर फंसाती है, या ऐसी सिचुएशन में फिर हमको अफसोस करना पड़ता है कि यार ये तो 2,000 4,000 गया था टीसीएस, तब नहीं बेचा, अब तो टीसीएस 3,000 हो गया। तो क्या टीसीएस 4,000 नहीं जाएगा क्या? या जब टीसीएस 4,000 था तो मेरे पास अगर 200 टीसीएस थे तो मुझे 100 बेच नहीं देने चाहिए थे क्या? जब 4,000 से वो 7% नीचे गिर के 3,800 3,700 हुआ, और जब श्योर है कि अभी 3,500 3,700 3,500 3,300 जा सकता है, तो शुड आई नॉट हैव सोल्ड एटलीस्ट 100 टीसीएस शेयर्स, and then whatever money I had, probably I could have reinvested in some other stocks or reinvested in TCS at the level of 3,000. At the hindsight we can say many things, right? At the hindsight we can say many things कि ऐसा किया होता तो, लेकिन नहीं किया। See, my question of being aggressive was that if FII are really aggressive, then it will be definitely a circuit, because DII will not be able to buy, as it happened when the COVID situation emerged, because that was relentless selling. That was a Okay. selling in which the DII could not even buy the way it was being sold, all the heavyweights. But then what happened? Why from that 6,000 7,500 the Nifty went to 18,600? किसने I माल think- खरीदा? It was again liquidity. I think it is all liquidity driven at the end of the day. I agree. So whenever these banks will again start to loosen it, hawkish, कब तक कोई रह सकता है? Correct. कोई भी बैंक अपने कंट्री को कब तक रिसेशन में रख सकता है? वो भी एनफोर्स रिसेशन है। लाइक यू नो, वो मेडिकली इंड्यूस कोमा होता है ना, हम पेशेंट को मेडिकली इंड्यूस कोमा में रखते हैं कई बार डॉक्टर्स। एनेस्थेसिया नहीं, जब ब्रेन का ऑपरेशन होता है ना, तो देन दे कीप अ पेशेंट इन मेडिकली इंड्यूस कोमा। सो दिस इज मोर लाइक दैट कि भाई आप जबरदस्ती किसी को कोमा में भेज रहे हो, और मेडिकली इंड्यूस कोमा में से ये फिर धीरे धीरे पेशेंट को वापस लेके आते हैं। ओके, एनेस्थेसिया तो एक इंजेक्शन मारा, वो इंजेक्शन का असर खत्म हुआ, आप एनेस्थेसिया से बाहर आए। लेकिन एनेस्थेसिया नहीं है, ये मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा जैसा है कि भाई 1-2 महीने तक अपने को एक्टिविटी बंद करना है, 6 महीना 1 साल हमको एक्टिविटी फाइनेंशियल बंद करना है, ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ सके, ताकि लिक्विडिटी gets sucked out of the system. So when the liquidity is sucked out of system, then what will happen? Can any country keep themselves without liquidity? 2024 में इलेक्शन आएगा तो 2023 में क्या अपनी सरकार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो वैसी सिचुएशन करेगी, या आरबीआई 25 बीपीएस 50 बीपीएस 75 बीपीएस बढ़ाते ही रहेगा? Correct. Think on those angles also. US election will come. I think बिडेन के कितने 2 साल हो गए, 1-1.5 साल हो गया, 2024 में इलेक्शन हो गया ना। 2024 में इंडिया इलेक्शन है, 2024 में यूएस इलेक्शन है। समझो कि 1 साल बाद या 6 महीने बाद चाइना ओपन अप हो जाता है। तो चाइना ओपन अप हो जाता है तो आपको लगता है कि चाइना इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे जब वो ओपन हो जाता है तब वो कम नहीं करेगा? सप्लाई चेन सिचुएशन नॉर्मल हो जाती, मतलब ये प्रोग्रेस आप कोई भी कंट्री का कब तक कोई रोक सकता है? भाई आप डैम में कुछ पानी कुछ हद तक भर सकते हो और उसका फ्लो रोक सकते हो, लेकिन जब बारिश आएगी आती रहेगी तब आपको डैम के दरवाजे तो खोलने ही पड़ेंगे ना।
But looking at that inflation of US, I think it seems imminent that will be heading for a recession in the coming months for sure. सेल्फ इंड्यूस रिसेशन में लाना पड़ेगा यूएस को इन्फ्लेशन डाउन करने के लिए. और जब ये वॉर सिचुएशन भी कब तक रहेगा सर? जब वॉर सिचुएशन नॉर्मलाइज होगा, क्रूड के और एनर्जी प्राइसेस नॉर्मलाइज नहीं होंगे. आज से 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कभी ना कभी या रशिया या यूक्रेन को झुकना तो पड़ेगा ही. राइट. तो क्या उस टाइम पे भी क्रूड का भाव 130 ही रहेगा? क्रूड 80 पे आ गया जिस दिन, जब 2008 में भी क्रूड 146 से एक झटके में 120, 100, 100, 80, 50 नहीं चला गया था. तो क्रूड ऐसे ही गिरेगा. क्रूड विल फॉल लाइक दैट ओनली वन डे, सम डे. At that time, what will happen? Will not the inflation come down automatically? Supply chains, you imagine a scenario after six months when supply chain is normalized, chip manufacturing is in good shape, and war is over. Don't you see crude price and everything around it coming down? तो ऐसे फेज आते रहेंगे. देखो, you have seen the chart. Sorry, I'll share the chart again. So yes, there have been situations when the Nifty has fallen down, but how much time has it stayed there? And whenever it has stayed in certain range for a while, you look at the spring reaction that has come. India is a continuous bull market. So yes, such phases come. Yes, such phases come. You see over here, somebody bought in the year December 2007. There was unbelievable correction. Okay. And then there was this subprime crisis and all that. Then when did these prices come back? When did the prices of 2007 come back? Say over here in 2010, but it was again subject to correction. Again, it came back in 2013. But then if people who remained invested from 2007 to 2014, they started earning. So ऐसा phase भी आ सकता है. And this was very, very bad shape. Global mega recession था, scams थे. You know, it was UPA 2 time. जिधर India was facing extremely bad situation on global front, on economic front. We did not have cash. India was on the verge of bankruptcy, right? Today we have surplus funds. Today we have gold. What we don't have. Today we have foreign companies, foreign investment growing because of China +1, new investors coming, new companies opening. So situation is, even in the worst of worst kind of situation, over here, right? People earn money. Let us. Even in this situation, people who stayed invested for 4-5 years earn money. So the situation is not that bad now. So probably what will happen is, if you are stuck with some stocks, good quality stocks, हाँ हो सकता है 1 साल 2 साल आपको रिटर्न नहीं मिलेगा. बट जब रिटर्न मिलेगा तब तो सॉलिड रिटर्न मिलेगा. तो अच्छी कंपनी का, लो डेप्ट कंपनी, नो डेप्ट कंपनी का स्टॉक है, तो आई डोंट थिंक यू नीड टू वरी. Whenever is the situation when it starts to bounce after forming the bottom, you can reinvest, you can average, but on bounce, not while it is falling. And if you see this, this is relative strength index. This chart is of relative strength index. Okay. So if you see, these are the support zones of relative. ये 35 पे जब आता है market, so in any case it gives a bounce, huge bounce. Again it comes over here, bounce. Again it comes over here, bounce. Only once did it go to
31. That was during COVID. बराबर है? COVID. Yeah, We that are was talking COVID. from the year 2000. Hmm. So sometimes it bounces from over here, but this level is broken now. So the Correct. next levels from where it can bounce is this, or this, or this. So exactly U-turn कहाँ से होगा ये तो मैं नहीं बता सकता. But this is very, very, if you see these falls, you know, this was a steep fall in the year 2008. क्यों हुआ था? Because of US subprime crisis. People were selling कि दुनिया खत्म हो गई. Hmm. तो वो ऐसे गिरा था, राइट? इधर क्या हुआ था? दुनिया खत्म होने वाली थी कोविड में, तो वो ऐसा गिरा था. नाउ इज दिस वर्ल्ड वॉर सिचुएशन के ये ऐसा गिरेगा? Doesn't appear so. Doesn't appear so. So that is what I am telling, that probably we will not see Nifty, RSI going to 31. Probably, you know, this 48 or 42 can be reversal zones. So 48 अगर reversal zone है, that takes us near the 15050 zone, जहां से रिवर्स हो सकता है. और this from here itself it can reverse. और if situation is very bad, तो ये 48 जोन है, तो उधर अपने पास एक 14,800 वाला मैंने दिखाया था सपोर्ट. 14,800 के करीब एक था ना वो ग्रीन लाइन सपोर्ट. Right. So either it can be 14,800 और वर्स्ट सिचुएशन ये 42 वाला जो जोन है, जहां से आप देखिए कई बार यहां से बाउंस हुआ है. ये 42 वाला जोन, that is very near to our mother support line, green line. 13,800 900 वाला zone जो है. So these 3 points seem to be the reversal zones for me. God forbid it goes a little below it, तो वो 13,600 700 वाला zone है, but I don't see it going much below the 50 EMA line. And if it goes there, rest assured the short covering will be tremendous. और जितना टाइम हम sideways रहेंगे या नीचे जाएंगे, वो जो next stop होगा, that will be instead of 20,000, it will be 22,000. Again, if not 22,000, it will be 25,000. Right. So India will continue to be a bull market because ऐसा कोई situation या scenario खराब हुआ नहीं है अभी तक. जब भी global situation normalize होगी, then for sure Indian economy is going to bounce back the first. Right. Thanks. Any more questions, guys? Anyway, good stocks I will give Sunday night. I will give जो bottom fishing के जो stocks हैं, I will give the levels on Sunday night. So before that, anything regarding the index or any other questions you have? Vishal bhai, sorry, one question I left out. What would be the cyclical theme currently when the interest rates are hardening? FMCG and IT, of course, is not the right. Auto seems to be in a good phase right now. Okay. And आप इधर देखो इंडिया में तो 6 महीना 1 साल 1.5 साल ऑटो का वेटिंग पीरियड है. गुड मॉनसून तो ट्रैक्टर्स और इसका भी एक थीम बन रहा है. और चार्ट पे भी ऑटो इंडेक्स इज एट द इन अ गुड स्पेस. वी विल हैव अ लुक एट इट. तो ऑटो, और फिर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, लोग एफडी ज्यादा करेंगे तो बैंक्स को भी फायदा हो सकता है. तो प्राइवेट बैंक्स, so private banks and auto seem to be the places where I would invest. You see, on this is a weekly chart, and on even on weekly chart, the 50 EMA is not broken in auto index. On the daily chart, if you see daily chart mein also, auto index has taken a support at 200 week CMA. So auto index on charts looks to be the safest, and we are seeing that auto में demand तो है, rural auto में भी demand है, urban में भी demand है. So auto sector seems to be good. Banking इसलिए, private banks इसलिए कि banks had particularly not participated in the last rally. जो कोविड के बाद जो रैली हुआ, उसमें banks did not participate to a large extent.
and in addition to that they have been beaten down very badly. और ये कोविड के जो लोज थे करीब करीब वहां पे आप देखो वो आई गई है, वही वहां तक नहीं आई है चलो, लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि काफी अच्छे सपोर्ट जोन तक बैंक निफ्टी आ गई है, ये देख रहे हैं। तो इट इज बैक टू द लेवल, प्री कोविड लेवल्स तक ये पहुंच गई है, जो दिसंबर 19 या जनवरी 2020 का जो लेवल था। आज देखो ये लाइन उधर उसको कनेक्ट करती है और ये लाइन इसको कनेक्ट करती है। तो कोविड वाला पूरा फेज में जो थोड़ा बहुत भी गेन हुआ था वो तो चले गए हैं। सो हाउ मच मोर डाउन इट कैन गो, प्रोबेबली टिल 200 EMA। तो एक प्राइवेट बैंक्स एक है फेज या प्लेस जहां पे मैं पर्सनली थोड़ा अपना स्टेक बढ़ाऊंगा इन एडिशन टू ऑटो। सर मेटल मेटल जब तक चाइना का लॉकडाउन खुल नहीं जाता है, चाइना से डिमांड नहीं आती है, और मेटल स्पेस में गवर्नमेंट ने भी बैन लगा दिया है एक्सपोर्ट के लिए, तो मेटल स्पेस का तो प्रेशर में रहेगा। अनलेस दैट बैन इज लिफ्टेड और चाइना का डिमांड बहुत बढ़ नहीं जाता है, तब तक थोड़ा मेटल में इश्यू रहेगा। तो अभी मेटल के अच्छे स्टॉक हैं, लेकिन और भी सस्ते शायद आपको मिल जाए। और चार्ट पे भी हम देखें तो ये अभी काफी ऊपर है 50 EMA 200 EMA के, ये शायद यहाँ तक 4100 तक आते हुए दिख रहा है। तो अभी भी जो मेटल के जो स्टॉक्स हैं वो हमको और भी सस्ते शायद थोड़े मिल जाएं, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। सो मेटल डेफिनेटली यस, बट नॉट नाउ, लिटिल बिट थोड़ा वेट कर लीजिए मेटल में एंटर होने से पहले। या यहाँ से बाउंस होगा मेटल, या यहाँ से बाउंस होगा, और या मेटल सेक्टर एज अ होल यहाँ से बाउंस हो सकता है। तो once it forms a base and starts bouncing, at that time we can enter in metal. ओके थैंक यू Similarly in IT, still the bottom is not formed. बॉटम फॉर्म होगा तब मैं इन्फॉर्म करूंगा कि भाई आईटी का बॉटम फॉर्म हुआ है। तो मेटल और आईटी अभी थोड़ा वीक लग रहा है। एफएमसीजी इज आल्सो लुकिंग ओके, क्योंकि अच्छी बड़ी कंपनीज जो एफएमसीजी की है ना, वो दे कैन प्ले विथ पैकिंग साइज और वो सब। 100 ग्राम के बदले 85 ग्राम्स का पैकेट कर लिया और प्राइस सेम रखा, राइट? ऐसा सब भी कर सकते हैं वो लोग। तो अभी हाँ, इसमें अगर ये 35,000 वाला जो सपोर्ट है वो अगर टूट गया तो काफी नीचे आ सकता है, यहाँ तक 32,000 तक एफएमसीजी। बट अभी अच्छा रेन भी अगर हो गया तो एफएमसीजी को वो भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो इसमें एक बार बॉटम बन के एक दो ग्रीन कैंडल बन जाए, फिर एफएमसीजी भी बाद में हम कर सकते हैं। बट एट प्रेजेंट जो ऑटो है बहुत अच्छा दिख रहा है, और जैसे मैंने कहा प्राइवेट बैंक्स भी ओके हो सकता है। बाकी इंडिविजुअल जो स्टॉक्स हैं उनके लेवल देख के हमको करना पड़ेगा काम, जो कि इंडिविजुअल स्टॉक्स का लेवल देख के आई कीप गिविंग यू सम सजेशंस एजुकेशनल, तो वो मैं करता रहूंगा। फार्मा भी एक चैनल के बॉटम पे है, ये आप देख सकते हैं। वीकली जो चैनल है जो शुरू हुई थी करीब करीब लास्ट जून से, तो ये उसके बॉटम पे अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया उसने तो फिर बहुत खराब तरीके से नीचे जा सकता है। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा कोविड आता रहता है तो इसको थोड़ा थोड़ा बाउंस मिलता रहता है। सो अगर यहाँ से एक दो ग्रीन कैंडल मिलते हैं तो फार्मा, वरना अभी फार्मा भी नहीं। कंजम्पशन, ऑटो, प्राइवेट बैंक्स एंड प्रोबेबली एफएमसीजी, ये 3-4 सेक्टर मुझे ठीक ठाक लग रहे हैं। और एशियन पेंट्स काफी नीचे है, अभी 2600-2500 के रेंज में है। बट क्रूड का प्राइस थोड़ा 100 के नीचे आ जाए, फिर एफएमसीजी, फिर उसके बाद हम लोग पीडीलाइट, पीआई इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, जो क्रूड जिनका रॉ मटेरियल है वैसी कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट आफ्टर क्रूड स्टार्ट्स कूलिंग डाउन।
Okay, guys. So I'll take last question before we close our webinar for the day. और कोई सेक्टर और कोई मैक्रो टॉपिक जिसपे डिस्कशन करना है, स्टॉक्स लेवल पे हम लोग ग्रुप में बात कर सकते हैं. Sir, maybe not a good question, but still, if you think I want to invest with something good money by another 2-3 days, what could be the stocks will be? This can be a risk, no problem. मैं ठीक से समझा नहीं एक्चुअली क्वेश्चन क्या था. मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे को कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना है अभी, क्योंकि मार्केट इतना डाउन है, एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट द रिस्क, व्हाट कैन बी द टाइम व्हेन आई शुड डू? मे बी टुमारो, मे बी आफ्टर टुमारो, और व्हाट? नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी टू टेक द रिस्क. देखो, मैं तो फिर भी आपको जो टॉप कंपनीज हैं, प्राइवेट बैंक्स, रिलायंस जैसी कंपनी है, टीसीएस, इन्फोसिस, इसमें थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आपको 1 लाख रुपए का रिलायंस लेना है तो 10,000 का अभी ले लीजिए. आपको 1 लाख रुपए का टीसीएस लेना है तो 10-10, 15-15 एक साथ सब मत इन्वेस्ट कीजिए. 1 लाख का टीसीएस लेना है तो 10-3 स्टॉक में अभी ले लूंगा 10,000 का. ऐसा करके आप चालू कर सकते हैं. तो अभी बट इन द टॉप निफ्टी 50 कंपनीज, अल्ट्राटेक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, बजाज फिनसर्व हो गया, एशियन पेंट हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब कंपनीज में. डन सर, नोटेड. और आप स्पेशल ग्रुप में तो हैं जी. अभी आपको वो बुकलेट मिली होगी जिसमें हमने कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स के नाम दिए हैं. हाँ जी, हाँ जी. तो वो आप देखिए, उसमें ये सब मैंने, ये मार्केट गिरेगा वो समझ के कुछ बेस्ट बाइंग जोन, गुड बाइंग जोन दिए हुए हैं. जी जी. वो सारे अच्छे स्टॉक हो सकते हैं आपके लिए. प्लस मैं बॉटम फिशिंग के भी कुछ वीकेंड में कॉल दूंगा. ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू. Any other questions? Okay, guys, thank you for turning up in good numbers. And if any other questions are there, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं. और I hope that this macro scenario पे जो हमने डिस्कस किया, इंडाइसेस पे जो डिस्कस किया, वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज ग्रुप में आप थोड़ा मैसेज डाल देना कि भाई अच्छा लगा, अच्छा वेबिनार था. तो इससे क्या है कि दूसरी बार और भी लोग आएंगे वेबिनार के लिए. यूट्यूब का जो वीडियो जब मैं डालता हूँ तो आप थोड़ा उस पर भी कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो इससे थोड़ा हमारा रीच बढ़ेगा, तो थोड़ा हमको भी अच्छा लगेगा, राइट. और किसी को डीमैट अकाउंट खोलना हो, ट्रेनिंग चाहिए हो, तो यू कैन सेंड मी अ प्राइवेट मैसेज. ये बहुत अच्छा टाइम है ट्रेनिंग लेने का, ताकि नेक्स्ट बुल रन से पहले आप उसका फुल यूज कर सकें. तो किसी को एजुकेशनल ट्रेनिंग चाहिए स्टॉक मार्केट के बारे में, या फिर कुछ पर्सनलाइज सर्विस चाहिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट टाइप की, या फिर किसी को अकाउंट खोलना है, तो यू गाइज आर मोस्ट वेलकम. Thank you, Vishal. Just send me a private message. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, guys. Yes, thank you, sir. Good night. एक लास्ट क्वेश्चन था किसी का, आईओसी का क्या आइडिया है? तो आईओसी बहुत अच्छा डिविडेंड पेयर शेयर है, और अभी के प्राइस पे तो आईओसी बहुत अच्छा मुझे लग रहा है. अगर नीचे जाता है तो मैं और आईओसी उठा सकता हूँ एवरेज करके, क्योंकि उसमें 7-8-9% डिविडेंड मिलने का चांस है. और आईओसी के काफी प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं, काफी एक्सपेंशन भी हो रहा है. और उसके अलावा उसका जो ईवी में भी, वो चार्जिंग स्टेशंस में भी जाने के काफी अच्छे प्लानिंग है उनके. तो आईओसी यस अ गुड स्टॉक. नीचे जा सकता है जी, नीचे बहुत जा सकता है, और 15-20% नीचे जा सकता है अगर ये करेक्शन चलता है तो. लेकिन क्या मैं 15-20% नीचे जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं और ऐड करूंगा. लेकिन जब वो बेस बना के बाउंस होता है तब, तो थोड़ा थोड़ा करके, मतलब आपको समझो 50,000 रुपया आईओसी में डालना है, तो अभी 10,000 का ले लो, बाद में 10,000, 5,000, ऐसा टुकड़े टुकड़े करके आप आईओसी खरीद सकते हैं, जब वो एक जगह से बॉटम बना के बाउंस होने की कोशिश कर रहा हो तब. ओके मिस्टर शंकर लाल टाक.
I hope I answered your question. Okay, guys, have a very nice evening. Have a very nice weekend. I have some social commitments जहाँ मुझे जाना है, तो मैं अभी वेबिनार एंड करूंगा. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. बॉटम ये है या नहीं है, ये एग्जैक्टली तो हमको पता नहीं है, लेकिन क्या हम खरीदी शुरू कर सकते हैं? तो जी हाँ, जो स्टॉक में लेवल के ऊपर हो, लेवल से बाउंस कर रहे हो, उसमें थोड़ा थोड़ा करके खरीदी स्टार्ट कर सकते हैं. आज से 2 या 3 साल में आप इस बात पे मतलब ये सोच के बहुत खुश हो रहे होंगे कि वाह वाह, मैंने 2022 में 2021 में इन्वेस्ट किया था, तो आज मैं यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हूँ. You will not be regretting your decision to invest, say in 1.5 years. Okay, with this comment, मैं सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट कहना चाहूंगा, और फिर नेक्स्ट वेबिनार में फिर मिलते हैं अगले हफ्ते या 10 दिन. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very Thank you. much.